नमस्कार दोस्तों। आज से हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉप 300 सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज़ का महत्व जानना चाहते हैं तो एक बार सबूत वाली वीडियोस देख लीजिए। 2022 में मैंने 65 प्रश्नों के सबूत दिखाए हैं। 2023 में 54 प्रश्न यहीं से पूछे गए और 2024 में 68 प्रश्नों के सबूत मैंने आपको दिखाए हैं। और एक बार कट ऑफ भी चेक कर लीजिए। लगातार कट ऑफ से ज़्यादा प्रश्न इन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। 2025 का प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके तुरंत बाद मैं फिर से सबूत दिखाऊंगा। और हाँ, एक बात आप ध्यान रखिए, इस परीक्षा का नेचर ही ऐसा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत करने वालों की कमी थोड़ी है। आपका प्रीलिम्स तभी निकलेगा जब आप दूसरों से आगे निकलेंगे, और आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब उन टॉपिक्स को तैयार करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आप PDF नोट्स ले सकते हैं। अभी से इस सीरीज़ की लगभग सारी नोट दी जा चुकी है। जितना जल्दी हो सके नोट लेकर तैयार कर लीजिए, बार बार रिवाइज़ करिए। और ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आपको मैसेज करना है, सारी जानकारी मिल जाएगी, आप नोट ले लेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास। हम सीधे वही बातें पढ़ेंगे, उन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काम की हैं, टू द पॉइंट, इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो संवैधानिक विकास के बारे में बस एक लाइन में समझ लीजिए कि बहुत सारे कानून अंग्रेज़ों के समय में बनाए गए थे, जिन्होंने आगे चल के हमारे वर्तमान संविधान के आधार के रूप में काम किया। उसी के ऊपर हमने अपना संविधान बनाया, बहुत कुछ सीखा उनसे। तो उसी प्रोसेस को हम कह देते हैं संवैधानिक विकास। ये हो गई बेसिक बात समझने के लिए, ताकि आप जान पाएँ कि ये चीज़ें जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली है किसके तहत। ये संवैधानिक विकास का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण जो पहला एक्ट आप कह सकते हैं वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें भी एक बेसिक समझने वाली बात है। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, पहली बात तो यही कहता हूँ कि हम सिर्फ वही टॉपिक्स ले रहे हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं, और मैं एग्ज़ाम के बाद सबूत भी दिखाता हूँ। दूसरी बात ये कहता हूँ कि थोड़ा बहुत अपने बेसिक पर भी काम करते चलिए। तो इसका बेसिक क्या है, ये सारी बातें आपको तब अच्छे से समझ में आएंगी, दिमाग में घुसेंगी, जब इस लाइन का बेसिक आप समझ लेंगे। तो इसका बेसिक ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार से, जहाँ की वो कंपनी थी, वहाँ से इजाज़त लेके हमारे देश में व्यापार करने के लिए अपने लोगों को भेजा। कंपनी आके यहाँ पे स्थापित हो गई, यहाँ पे कब्जा कर लिया। ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है, अपना प्रशासन भी चला रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग ले रहे हैं, राजाओं से झगड़ा भी कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, सब चल रहा है। वहाँ की सरकार को लगा, ब्रिटेन की सरकार को, कि कंपनी अब ज़्यादा बड़ी हो रही है, इस पर कुछ नियम कानून लगाए जाने चाहिए। भाई, जिस देश की कंपनी है उस देश के कानून तो लगेंगे। तो स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को नियंत्रित करने के लिए, या यूँ कहें कि उसे बताने के लिए कि देखो भाई, तुम अलग सरकार नहीं हो, सरकार तो ब्रिटेन की ही है, महारानी की ही है। तो इसके लिए एक कानून लाया गया। ठीक, उसी को हमने नाम दिया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट करने के लिए, कंपनी के कामों को रेगुलेट करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1773 में। बात समझ में आ गई। अब समझते हैं कि इसमें कहा क्या गया, कौन कौन सी बातें शामिल की गई। ध्यान से समझिए, एक एक लाइन जो मैंने लिखी है वो प्रश्न में डाली जा सकती हैं, पूछा भी गया है बार बार। तो खूब ध्यान से एक एक शब्द पर आप गौर करिए। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी गई। ब्रिटेन की सरकार ने कहा ठीक है, आप जो कर रहे हैं भारत में, हम उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, हम उसको मान्यता देते हैं, आप अपना प्रशासन चलाइए अच्छे से, राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी कि कंपनी काम कर रही है, मान लेते हैं ये कंपनी है, उसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, बहुत सारे लेयर हैं, तो उसका प्रशासन केंद्र से हो। एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को, गतिविधियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल करे और इनमें अपना नियम बना के कुछ चीज़ें अपने हिसाब से संचालित करे। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ये लाइन पूछी जाती है। अब इसे समझने के लिए यहाँ दूसरे पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पे। बंगाल का गवर्नर जो है उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ये पहला व्यक्ति जो बना उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। ये पूछा जाता है, PCS में भी पूछा जाता है। और मद्रास और बम्बई
मुंबई लिख दिया गया, बम्बई कहा जाता था, कि गवर्नर उसके अधीन हो गए। अब समझ में आई बात। केंद्रीय प्रशासन का क्या मतलब? मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसीज थी। आप कह सकते हैं कि कंपनी ने जिन जगहों को अपने केंद्र में लिया था, अपने नियंत्रण में लिया था, तो 3 महत्वपूर्ण केंद्र बनाए गए थे, बंगाल, मद्रास और मुंबई, बम्बई। वहाँ पे होते थे गवर्नर। गवर्नर का काम होता था, बेसिकली एक सर्वोच्च अधिकारी होता था कंपनी के कामों के संबंध में। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे पड़ी कि बंगाल वाले को, बंगाल का जो गवर्नर था, उससे कहा गया कि अब आपसे मतलब आपको गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और बाकी मद्रास में भी एक गवर्नर था, मुंबई में भी एक गवर्नर था। पहले तीनों एक ही लेवल के थे, लेकिन अब कह दिया गया कि भाई अब आप लोग वारेन हेस्टिंग्स के तहत आएंगे, यानी कि ये आपसे ऊपर के अधिकारी हो गए। ये वाली बात समझ में आ गई। ये तथ्य भी इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? 1774 में। ये पूछा जाता है किस एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई थी, कब की गई थी, या क्रम के लिए क्रम बना के पूछ लिया जाता है। ठीक। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने से रोक दिया गया। ये क्यों किया गया? क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो तो काम करते थे कंपनी के कर्मचारी के रूप में ही, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि ये लोग अब अपना व्यापार भी कर रहे हैं। कंपनी से सैलरी मिल रही है, अपनी जगह है, लेकिन खुद भी चीज़ें खरीद कर बेच रहे हैं एक्स्ट्रा लाभ कमाने के लिए। तो एक नियम बना गया कि जो कंपनी में काम करेगा वो अपना व्यापार नहीं करेगा। आज के समय में आप देखें, अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो आपके ऊपर भी कई सारे नियम लागू हो जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप सिंपल एक सरकारी मास्टर बन जाते हैं किसी प्राइमरी स्कूल के, तो भी कुछ नियम है जिनको आप फॉलो करेंगे। नहीं तो पता चले कि पढ़ाते भी हैं और एक बिजनेस खोल रखा है जिसमें डेली 5 घंटे उसमें भी जाता है। तो ये क्यों किया गया? ताकि आपको जिस चीज़ के लिए सैलरी दी जा रही है आप उसी पर ध्यान दें, भ्रष्टाचार ना हो, ये सारी बातें। बाकी रिश्वत वगैरह लेने पर भी रोक लगा दिया गया। आप जानते हैं रिश्वत क्यों लिया जाता है। तो ये किया गया कि भाई ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं, अगर आपको करना है निजी व्यापार तो जाओ करो, कौन रोका है, बस कंपनी के तहत फिर नहीं रहोगे, निकाल दिए जाओगे। ये बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर जो नियंत्रण है वो कस लिया गया, थोड़ा सशक्त किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ लोग थे जो मीटिंग करते थे आपस में, नियंत्रण करते थे, तो उनको थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई। ये 1773 में व्यवस्थाएं की गई। बहुत महत्वपूर्ण है, समझ में आ गई बात मेरे ख्याल से। अब आगे चलते हैं। 1784 में एक एक्ट बनाया गया जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इसमें भी कुछ बातें कही गई। कौन सी बातें? कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अभी हमने पढ़ा कि उसको मान्यता दी गई, कि सरकार कह रही है ब्रिटेन की कि ठीक है हम जानते हैं आप ये कर रहे हैं, कोई बात नहीं करिए। इसमें क्या किया गया 1784 वाले में, कि आपके राजनीतिक काम थोड़े अलग रहें, प्रशासनिक काम अलग रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कंपनी के जो प्रशासन चला रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो राजनीतिक भागीदारी आपकी है, जो फैसले आपके हैं वो अलग से होने चाहिए, उसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी स्थापना की गई और द्वैध शासन की शुरुआत की गई। अब द्वैध शासन शुरू हो गया। अलग अलग कंटेक्स्ट में द्वैध शासन शब्द आपको सुनाई देगा, पढ़ने को मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना, मैं समझा दूंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने देखे, बाकी जो राजनीतिक काम है अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत आएगा, ये देखेंगे। ये अलग एक और बना दिया गया। तो 2 व्यवस्थाएं हो गई, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ठीक। एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे दोस्त, हालांकि मैं भी शुरू में बहुत कंफ्यूज हुआ था कि यहाँ पे मैंने पढ़ लिया द्वैध शासन, ये एक अलग व्यवस्था है, अलग बात है। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के इतिहास में कि बंगाल का विभाजन हुआ, वहाँ पे द्वैध शासन लग गया, वो अलग व्यवस्था थी। ठीक है। अभी इसी सीरीज़ में, इसी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी में अभी आगे पढ़ेंगे, फिर द्वैध शासन एक शब्द आएगा जिसका मतलब बिल्कुल अलग है। तो अलग अलग जगहों के लिए जो द्वैध शासन शब्द आया है उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, हम नहीं समझते हैं। तो जहाँ भी ये आता है हम एक ही चीज़ मान के ऑप्शन चुन लेते हैं और गलती हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे द्वैध शासन का मतलब है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक काम देख रहा है और जो है डायरेक्टर्स हैं वो प्रशासनिक कार्यों के लिए है। अच्छा,
पहली बार ऐसा किया गया कि कंपनी ने जितने क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था उसे कहा गया कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। आप जानते हैं उस समय ये पूरी दुनिया में चल रहा था कि उपनिवेश बना रहे हैं, कहीं भी कब्जा कर लिए मेरा हो गया। तो लगा कि ठीक है भाई, भले कंपनी ने कब्जा किया, कंपनी तो हमारे देश की है, तो इस हिसाब से वो क्षेत्र हमारा हुआ। तो ब्रिटेन की सरकार ने कहा, इसमें घोषित किया कि जो जितने क्षेत्रों पर कंपनी ने अधिकार कर लिया है वो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाएगा। ये बात कही गई ऑफिशियली। अच्छा, सरकार का कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित किया गया। सरकार को दिख रहा है कि भाई कंपनी अब मजबूत हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ही सरकार बना ले अलग से, तो नियंत्रण कसने की व्यवस्था की गई। ठीक है, चेक एंड बैलेंस जरूरी है। आज भी हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं कि कहीं कार्यपालिका ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए, तो न्यायपालिका कहीं अपने हिसाब से फैसले ना देने लगे। तो इस हिसाब से चीज़ें बनाई गई हैं कि नियंत्रण में सारी चीज़ें रहें, बैलेंस में रहे। तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें हम सीखेंगे आगे चल के, इन्हीं सब चीज़ों से सीखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और एक कानून आया 1833 में, जिसको हम चार्टर अधिनियम कहते हैं। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें एक व्यवस्था ये की गई कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अभी हमने देखा, देखिए इसकी प्रगति कैसे हो रही है। बंगाल में पहले गवर्नर था, उसे गवर्नर जनरल कहा गया, और गवर्नर जनरल के अधीन जो बाकी मद्रास और बम्बई के थे उनको इसके तहत कर दिया गया था। इतना तो हमने समझ लिया है, 1773 में ही ऐसा कर दिया गया था। अब क्या है कि इस गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि ये मैंने आधा प्रायद्वीपीय भारत का बना दिया, यहाँ पे है बंगाल। ठीक है, अब थोड़ा और ले लेते हैं, उसमें विभाजन नहीं हुआ था, ये पूरा ले लेते हैं। तो यहाँ का गवर्नर जनरल था, बाकी जो थे यहाँ पे जो है गवर्नर इधर भी था, एक यहाँ भी था, इसके अधीन थे। अब कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है बंगाल में बैठा हुआ है, इसका नियंत्रण पूरे देश पर होगा। नियंत्रण का मतलब इसका कार्य क्षेत्र पूरे देश पर होगा। ये अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और ये जो व्यक्ति था पहला, इसका नाम था विलियम बेंटिक। ये पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह में खूब पूछा गया है, यूपीएससी ने भी पूछे हैं इसको। अच्छा, इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। सैन्य फैसले लेने हों तो इस पे इसका महत्वपूर्ण फैसला होता था, सिविल फैसला लेना हो उस पर भी। तो काफ़ी शक्तियाँ दी गई हैं। अभी केंद्रीकरण ही चल रहा है। शुरुआत हमने देखा ना कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, अब देखिए उस नींव को मजबूत किया जा रहा है, पिलर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। मद्रास और मुंबई के गवर्नरों की विधायी शक्तियाँ छीन ली गई। कानून से संबंधित जो शक्तियाँ थीं मद्रास वाले और मुंबई वाले के पास, वो छीन ली गई। अब जाहिर सी बात है, छीनी गई तो किसको दी गई होंगी? बेंटिक को। ये तो हटता रहेगा, कोई और आ जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल को दी गई। ठीक है, कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। इसका क्या मतलब? अभी हमने जस्ट देखा इसके पहले कि अपने नियंत्रण में सरकार ने कर लिया है कंपनी को काफ़ी हद तक, पूरी तरह से। अब ये ऐसा व्यवस्था बना दिया है कि भाई तुम प्रशासनिक निकाय के तौर पे ही काम करो, बाकी राजनीतिक फैसले, कानून बनाना, ये सब चीज़ें हम जो है करेंगे। हम मतलब कौन? ध्यान रखिएगा, ये ब्रिटेन की सरकार है, वो कानून बना रही है कंपनी के लिए कि भारत पर शासन कैसे करना है। ओके, भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। ये पूछा जाता है। विधि आयोग के बारे में अलग से भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें इतिहास का रेफरेंस नहीं होता, और कभी कभी ऐसा प्रश्न बनता है जिसमें ऐतिहासिक बैकग्राउंड को लेकर पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना 1833 में हुई और लॉर्ड मैकाले को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे। विधि आयोग बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। फिर उसके बाद से एक कानून बना 1853 में, चार्टर अधिनियम बना। गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये लाइनें जब मैंने पहले शुरुआत की थी, सही बता रहा हूँ, ये जब मैं पढ़ता था ना, कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ये है क्या। अब किताबों में लिख दिया गया है, हम पढ़ लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि चलो रट लेते हैं, बस ये शब्द कहीं दिख जाएगा तो समझ में आ जाएगा और कर लेंगे। और मेरे ख्याल से पहली बार जब आप पढ़े होंगे आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये किस परिषद की बात हो रही है, कहाँ की व्यवस्था है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक एक लाइन के बेसिक को भी मैं जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे समझाते चलता हूँ। गवर्नर जनरल के परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। हम जानते हैं, अभी कई बार हम इसका नाम ले चुके हैं, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल जो है
वो अकेले तो काम करता नहीं था। मान लीजिए एक राजा ही है वो, तो उसके कुछ मंत्री होंगे कि नहीं। तो वैसे ही ये जो गवर्नर जनरल साहब हैं, इनकी परिषद एक होती थी। परिषद का मतलब कह लीजिए कुछ ग्रुप है एक, उसमें कुछ लोग हैं, ठीक है। और ये परिषद क्यों है? इनको सलाह देने के लिए, इनके काम में सहायता करने के लिए। तो इस परिषद में जितने भी लोग थे अभी तक ये कर रहे थे कि ये विधायी और प्रशासनिक कार्यों को एक साथ करते थे। एक मतलब एक ही परिषद है और उसको सारे काम करने हैं, विधायी काम भी करने हैं, प्रशासनिक काम भी करने हैं। तो ऐसा किया गया कि भाई इसके काम को अलग अलग किया जाए। ठीक, विधायी काम, कानून बनाने वाले काम अलग, प्रशासनिक काम अलग। जैसे आप कह सकते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका, इस टाइप के जो काम होते हैं अलग अलग किए गए। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई 1853 में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो बातें हैं, नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी मैंने कहा गवर्नर जनरल की परिषद, और यहाँ पे लिखा है केंद्रीय विधान परिषद। इसको कैसे हम अलग अलग करेंगे? ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, उनके कुछ मंत्री हैं, तो मंत्री मिलके प्रधानमंत्री को आप कहे कि सजेस्ट कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, आपस में डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री अपना कोई फैसला ले रहे हैं, राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं, फिर लागू होता है, जो भी है। लेकिन कानून बनाने के लिए भी तो लोकसभा है, राज्यसभा है। वैसे ही केंद्रीय स्तर पर विधान परिषद थी, यह गवर्नर जनरल की परिषद से अलग है, ठीक है ना। तो इस विधान परिषद में क्या होता था, सारे के सारे अंग्रेज, देश है भारत, हम यहाँ रह रहे हैं, मतलब हमारे पूर्वज, और कानून बनाने वाले कोई और हैं। तो इसमें कहा गया कि भाई स्थानीय लोग भी तो होने चाहिए, जो यहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, वो भी तो होने चाहिए इसमें। तो पहली बार ऐसी व्यवस्था इसमें की गई, ठीक है। अब आप समझिए कि ये सारा काम कैसे चल रहा है और कैसे हम संविधान जो अपना बनाएंगे आगे चल के 1947 के आसपास, तो उसमें हम इन सब चीज़ों से क्या सीख रहे हैं। बहुत कुछ है। अब मैंने शुरू में ही कह दिया कि इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। जब मेंस के टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा ना, तब तो पूरी खुली छूट होती है, क्योंकि हमें समझना होता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, तो वहाँ हम बातें करेंगे। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक लाइन समझ लीजिए कि ये क्यों है यहाँ पे। इस वर्ष पर ध्यान दीजिए, 1858 का वर्ष है और 1857 में क्रांति हुई थी, अब तक की सबसे बड़ी क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, हिंसक। तो उस समय अंग्रेजी सरकार जो है, ब्रिटेन में जो बैठी हुई सरकार है, वो हिल गई थी। उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखने लगी थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो शासन कर ही नहीं पाएंगे, हमें भारत छोड़ के भागना पड़ेगा, तो कुछ नई व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। तो इन सारी बातों को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए 1858 का भारत शासन अधिनियम लेकर आया गया। ठीक, भारत पर कैसे शासन किया जाए, ये अधिनियम बनाया गया। और इसमें जो सबसे पहला काम किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। हटो तुमसे नहीं हो पाएगा। तो सरकार ने बहाना भी खोज लिया। सरकार तो चाह ही रही थी, अभी तक हम देख रहे हैं जितने कानून, उससे साफ साफ दिख रहा है कि सरकार चाह नहीं रही है कि कंपनी अब हमारे हाथ से निकल जाए। अब विद्रोह हो गया है देश में, तो ये भी है कि अब तुमसे नहीं होगा, कंपनी को समाप्त हम करते हैं, अब हम खुद शासन करेंगे। यानी कि शासन अब महारानी के हाथ में चला गया, ब्रिटेन की महारानी के हाथ में। अब गवर्नर जनरल अब से भारत का वायसराय कहलाएगा। इसका प्रोग्रेस कैसे हुआ है, पहले सिर्फ गवर्नर था, उसके बाद से गवर्नर जनरल हुआ, फिर आगे चल के भारत का गवर्नर जनरल हुआ, अब उसका नाम बदल के हमने कहा वायसराय। अब आगे आप बताइए, अगर कमेंट में आपको याद आ जाए, ये वापस से वायसराय जो है फिर एक बार गवर्नर जनरल कहलाएगा। कब कहलाएगा ये आप बताइए, ठीक है। फिलहाल जो वायसराय बने वो लॉर्ड कैनिंग बने। इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरी गवर्नर जनरल और वायसराय, पहले वायसराय कौन थे, इस तरह से पूछा जाए तो यही थे, क्योंकि सिर्फ नाम बदल दिया गया, व्यक्ति वही था फिलहाल। अच्छा, द्वैध प्रणाली जो थी वो समाप्त कर दी गई। अभी तक हमने देखा, इसका बेसिक हमने समझा है, उसे समाप्त कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड, इनको हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद एक नया पद बनाया जा रहा है और इसे कहा जाएगा राज्य सचिव। राज्य सचिव का एक नया पद बनाया गया जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा।
ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है, उसमें से किसी एक व्यक्ति को राज्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। इसके पास भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण दे दिया गया कि भारत में जो प्रशासन चल रहा है वो इसी के नियंत्रण में चलेगा, ठीक है। और यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। यहाँ की जो सरकार चल रही है, यहाँ पे जो भी गवर्नर जनरल है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, कोई उसे सवाल नहीं पूछ सकता, उसकी जवाबदेही नहीं है यहाँ के लिए। वो सीधे जवाबदेह है ब्रिटिश संसद के प्रति। तो इन तथ्यों को घुमा फिरा के पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हो गए। इसके बाद 1861 में आते हैं और 1861 का भारत परिषद अधिनियम बनाया गया। इसमें कौन सी बातें थी? एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 1857 की क्रांति हमने पढ़ी है इतिहास में, तो एक चीज़ इसमें छूटी है। 1858 का जो कानून है उसमें कुछ और बातें की गई थी कि जैसे कि हम यहाँ के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राज्य हड़पने की नीति को त्याग देंगे। इस तरह की बातें हमने अच्छे से की हैं इतिहास में, तो उसकी चिंता मत करिएगा। अभी हम संविधान कैसे बन रहा है, संविधान का विकास कैसे हो रहा है, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, उन्हें पढ़ रहे हैं। ओके, तो 1861 में क्या हो गया जी? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। अभी तक नहीं शामिल हो रहे थे, सारे अंग्रेज मिलकर कानून बना रहे थे, अब भारतीय सदस्य भी इसमें होंगे। वायसराय गैर सरकारी सदस्यों को नामित कर सकता था, चुने नहीं जाएंगे, वो सेलेक्ट करेगा। आप सोच लीजिए, ऐसे ही व्यक्तियों को सेलेक्ट करेगा जो अंग्रेजों के पक्षधर होंगे। तो इस तरह से व्यवस्थाएं की गई कि भाई अपने आदमी को चुनना है तो चुन लेते हैं, बस नाम के लिए कि भारतीय भी है। तो ये किया गया। मद्रास और मुंबई की विधायी शक्तियों को वापस दे दिया गया, विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। याद है ना कि इनकी विधायी शक्तियों को छीन लिया गया था, अभी हमने बात की, ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। तो फिर कहा कि ठीक है, तुम अपनी शक्तियाँ लो और काम करो। विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई कि केंद्र के पास ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति नहीं होगी, जो स्थानीय सरकारें हैं, चाहे भले ही अंग्रेज़ों की सरकारें हैं, उनको अभी और शक्ति दी जाए, ठीक है। कैनिंग के पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। कैनिंग ने एक प्रणाली सुझाई थी, बताई थी कि पोर्टफोलियो प्रणाली होनी चाहिए, जैसे मंत्री होते हैं ना, उस टाइप का। इसमें क्या है कि वायसराय परिषद का सदस्य एक या अधिक विभागों का प्रभारी हो सकता था और उसके पास अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। जैसे मान लीजिए किसी को रोड मंत्री बना दिया गया, परिवहन मंत्री रोड मंत्री परिवहन मंत्री बनाया गया, तो वो व्यक्ति इस मामले में सर्वोच्च निर्णय लेता है। किसी को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया तो सेहत के मामले में वो फैसला लेता है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो बना दिए गए, तो ये व्यवस्था की गई थी, उसको मान्यता दी गई, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वायसराय बिना काउंसिल के संस्तुति के, बिना काउंसिल से पूछे अध्यादेश जारी कर सकता था। हमारे यहाँ भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है सरकार के पास। किसके पास है आप जानते हैं ना, हम सब पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। तो अध्यादेश जारी कर सकता था और इसकी अवधि होती थी 6 माह। अब आप में से कुछ दोस्त समझते ही ना हो कि अध्यादेश क्या होता है, तो एक लाइन में बता देता हूँ कि एक प्रक्रिया होती है कि संसद बैठक हुई, कानून बनाया गया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया तो कानून बन गया, अब वो देश में लागू होगा। लेकिन एक दूसरा पीछे का भी दरवाज़ा है कि संसद नहीं बैठ रही है, तभी राष्ट्रपति जी ने एक नियम जारी कर दिया, वो उसी तरह का कानून बन गया जैसे संसद पारित करती। बस ये है कि उसकी एक लिमिट होती है, एक अवधि होती है, दोबारा बैठक होगी और उसे या तो पारित कर दिया जाएगा या खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए वो एक ठीक ठाक कानून है, उसी लेवल का जो संसद कानून बनाती है। तो अक्सर सरकारें इसका गलत फ़ायदा उठाती हैं, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, कि देखते हैं कि हाँ ठीक है, ये पारित तो नहीं हो पाएगा, बहस होगी बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही बैठक समाप्त होती है लोकसभा की, उसके बाद राष्ट्रपति साहब अध्यादेश जारी कर देते हैं। अब 6 महीने बाद जो है या 4 महीने बाद दोबारा बैठक होगी, तब इस पर विचार किया जाएगा। तब तक ये कानून लागू हो जाता है देश में, जो होना है इसके आधार पर हो जाता है, सरकार की मंशा पूरी हो जाती है। तो फिलहाल ये व्यवस्था यहाँ से शुरू की गई कि बिना पूछे, हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन से करते हैं अध्यादेश, प्रधानमंत्री का रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अभी वर्तमान में। तो उस समय क्या कहा गया कि बिना पूछे अध्यादेश जारी कर सकते हैं और 6 महीने तक ये रह सकता है कि ये कानून के तौर पर काम करेगा। इसके बाद 1892 की बात करते हैं। 1892 में क्या किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था, ठीक है। तो एक चीज़ ये कर दी गई, ज़्यादातर अभी भी वही है सरकारी।
केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी जो सदस्य थे वो सीमित और अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आते थे। अब ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था कब से शुरू की गई? 1892। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया, बहुत सीमित संख्या में आते थे। और बजट पर बहस की शुरुआत हुई। बजट आता है, बहुत पहले से आ रहा है। तो बजट जो आ रहा है आजकल तो हम लोग ज़्यादा उसमें आगे बढ़ चुके हैं कि बहस पे अगर विपक्ष ज़्यादा मजबूत है तो चाहे तो बजट के दौरान सरकार गिरा भी सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें ये कहा गया कि बहस कर लो, बस सवाल वाल नहीं पूछ सकते, वो सब व्यवस्था नहीं की गई थी कि आपस में बहस कर लीजिए कि क्या क्या ठीक है, कितना पैसा कहाँ खर्चा होना चाहिए, बस सुनने में मज़ा आया, बाकी करेंगे हम अपनी। तो ये व्यवस्था की गई। इसके बाद 1909 का अधिनियम आया जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। अब जब भी ऐसे दो नाम आए तो इनमें ये दो लोग हैं, कई लोगों को ये समझ में नहीं आता। मिंटो कौन है? पढ़ा होगा आपने, वायसराय है, उस समय वायसराय थे। ये मार्ले कौन है? राज्य सचिव। अभी हमने देखा 1858 में एक नया पद बनाया गया है जो सारे प्रशासनिक कार्यों को अपने नियंत्रण में रखेगा। तो इन दोनों ने मिलके कुछ प्रस्ताव बनाए, उसके आधार पे कानून बना, जो भी व्यवस्थाएं की गई। तो इसको 1909 का अधिनियम कह देते हैं या मार्ले मिंटो सुधार कह देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बातें ध्यान रखनी है। इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों, ये तो समझ रहे हैं ना, ये केंद्र स्तर पे एक परिषद है जो कानून बनाएगी, और प्रांतों में भी परिषद हैं, जैसे बंगाल में या फिर मद्रास में, बम्बई में। तो उनके आकार में बहुत वृद्धि की गई। आकार में वृद्धि का मतलब ये है कि अब सदस्यों की संख्या ज़्यादा बढ़ा दी गई, ज़्यादा सदस्य हो गए। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत था, अभी भी सरकार के पक्ष के ज़्यादा लोग थे, और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत ज़्यादा था। तो ये बात आप ध्यान रखिए। और जो चर्चा का दायरा था, जो डिस्कशंस होनी थी परिषद में, उसे भी बढ़ा दिया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर संकल्प लाया जा सकता था कि ये बात सही नहीं है, बताओ कितने लोग इसके पक्ष में हैं, कितने विपक्ष में हैं, ऐसे। तो ये सारी चीज़ें करने की शक्ति दे दी गई। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बाकी जिससे ये ज़्यादा जाना जाता है, जहाँ से अब तक 50 बार अलग अलग पीसीएस एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी ने भी कई बार पूछा है, वो ये है कि हमारे देश में सबसे खतरनाक चीज़ जो की गई और सही मायने में देश को विभाजित करने की शुरुआत यहाँ से की गई, वो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। विशेष रूप से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यहाँ एक बेसिक कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था का मतलब क्या है ना? आपके दिमाग में आ सकता है कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई मुसलमानों के लिए, ये तो हम जानते हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र है, यहाँ से कोई चुन के आएगा, इनमें से मतलब बना दिया गया दायरा, एक यहाँ से क्षेत्र है, कोई व्यक्ति चुन के आएगा, और ऐसे है। तो देश को ऐसे बांट दिया गया निर्वाचन क्षेत्रों में। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ऐसा बनाया गया कि इस व्यक्ति से एक जो कैंडिडेट होगा, इसे पहले आरक्षित हम कर रहे हैं, और यहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट ही उठेगा और उसे वोट देने वाली जनता भी मुस्लिम होगी। इसे हम कहते हैं पृथक निर्वाचन व्यवस्था। ठीक है, तो ये व्यवस्था की गई। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी यूपीएससी या पीसीएस में इससे आगे बढ़कर पूछ लिया जाता है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ऐसा किया गया था? नहीं, और भी लोग हैं। प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन के जो सदस्य थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों, जमींदारों के लिए, इन सब के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। लेकिन ये थोड़ी कम मात्रा में थे, तो इस पे ध्यान कम जाता है लोगों का। इसके बाद ये देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 बहुत महत्वपूर्ण है, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण ये है। और इसमें जो व्यवस्थाएं लागू की गई वो आज भी हमारे देश में, वैसे एज इट इज़ तो नहीं, लेकिन वो जो शब्द इस्तेमाल किए गए, जिस तरह से पैटर्न बनाया गया, हमारे देश में अभी भी है। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। अब इसमें क्या कहा गया, ध्यान से समझिए। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की अलग अलग सूचियां बनाई गई। मतलब जैसे आज हमारे पास है ना, एक राज्य सूची है,
एक समवर्ती सूची है, एक केंद्र की सूची है कि इस सूची में जो विषय होंगे राज्य कानून बनाएंगे, इसमें जो विषय होंगे केंद्र कानून बनाएगा, इसमें जो विषय होंगे दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, ठीक है, या दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी। तो ऐसी सूची हमारे यहाँ है। ऐसी ही शुरुआत में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूचियाँ बनाई गई और उन्हें उन पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया कि भाई ये टॉपिक्स हैं, इस पर कानून बनाना है तो केंद्र सरकार बनाएगी या इस पर राज्य सरकार बनाएगी। ये व्यवस्थाएं हो गई। इसके बाद प्रांतीय विषयों को फिर से 2 भागों में बांटा गया। अब इसमें क्या है ये समझ लीजिए, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय ये बनाए गए। इन्हें समझने के लिए वापस एक स्टेप पीछे चलते हैं। अभी हमने देखा कि सूचियाँ बनाई गई, एक ये डब्बा यहाँ पे रख दिया, एक डब्बा यहाँ पे रख दिया। अब इसमें कुछ पर्चियाँ डाल दी गई जिसमें कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हैं और उन टॉपिक्स को सरकार चुन के केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएगी। एक डब्बा ये है, इसमें जो प्रांतीय सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, जैसे यूपी बिहार आज हम कहते हैं, तो वैसे जो प्रांतीय सरकारें थी उनके लिए टॉपिक्स दिए गए। लेकिन इस डब्बे में एक दीवार वैसी बना दी गई, ठीक है। इसमें जो पर्चियाँ डाली गई हैं, इसमें जो टॉपिक्स रखे गए हैं इस हिस्से में, ये है तो राज्य का ही, लेकिन इसे जो इसमें जो पर्चियाँ हैं उसे हम हस्तांतरित विषय कह देते हैं और ये जो है इसको हम आरक्षित विषय कह देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राज्यों को जितने टॉपिक्स दिए गए थे उनको 2 भागों में फिर बांटा गया है, अलग अलग कैटेगरी। एक को हम कह रहे हैं कि ये हस्तांतरित विषय है। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि इस पर गवर्नर का शासन होता था। राज्यों में गवर्नर होते थे, केंद्र में गवर्नर जनरल को हमने वायसराय कह दिया है। तो जो हस्तांतरित विषय है उस पर गवर्नर का शासन होगा और मंत्रियों की सहायता से वो काम करेगा। लेकिन जो मंत्री है ना, वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। आज हमारे यहाँ क्या है, हम कहते हैं सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो एक तरह से वो विधान परिषद ही है, बस हमने नाम बदल दिया है, कानून बनाने वाली संस्था है ना। तो यहाँ पे इसमें जो टॉपिक, जैसे ये राज्य वाला बना दें, ये वाला जो हिस्सा है स्थानांतरित, इसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे वो गवर्नर के शासन के तहत आएंगे, मंत्री उसमें सहायता करेंगे, लेकिन ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। इसी में से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो राज्यों में ही लागू होंगे, राज्य सरकार कानून बनाएगी, उन्हें हमने आरक्षित विषय कहा। इस पर भी गवर्नर का शासन होगा और कार्यपालिका परिषद की सहायता से ये काम करेगा। थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ उत्तरदायी होंगे, जो हस्तांतरित विषय थे जो दिए गए थे राज्यों को, वहाँ पे मंत्री उत्तरदायी होंगे, यहाँ पर उत्तरदायी नहीं होंगे। जो आरक्षित विषय, जो रिजर्व विषय हैं, उस पर गवर्नर शासन करेगा, कार्यपालिका परिषद की सहायता से करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई उत्तरदायित्व नहीं है। जिनको रिजर्व किया गया है, आरक्षित किया गया है, वहाँ पर कोई उत्तरदायित्व नहीं है, हस्तांतरित पर उत्तरदायित्व है। तो ये मैं क्यों इस पे दिमाग लगा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि एक बात तो सबको पता होती है कि हाँ ये किया गया, लेकिन किस में उत्तरदायित्व था और किस में नहीं था, ये पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो ये आपने समझ लिया। अब देखिए, इस व्यवस्था के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। अभी जब मैंने शुरुआत की थी, जब बातें की थी, तो मैंने आपको बताया था कि द्वैध शासन फिर आगे आएगा। अब यहाँ पे द्वैध शासन का क्या मतलब है? द्वैध शासन का मतलब है वही प्रांतों में, राज्यों में, कि भाई आप विषय जो राज्य सरकारों में को दिए गए हैं, राज्य सरकारें उस पर काम करेंगी, कानून बनाएंगी, उसको 2 भागों में आपने बांट दिया। एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर गवर्नर का शासन है लेकिन उत्तरदायित्व ही नहीं है, जिसको हमने आरक्षित कर रखा है। एक हस्तांतरित विषय है जिस पे कानून बनेगा, सरकार चलेगी, जो भी होगा उसमें उत्तरदायित्व है, ठीक है, उसको हस्तांतरित आपने किया है। तो ये इस रूप में द्वैध शासन कहलाएगा। बात समझ में आई? ये वो डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उससे थोड़ा सा अलग हुआ, लेकिन बात वही है कि द्वैध शासन शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्यान में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया। आज सुनते हैं हम, 1919 में अभी हम गुलाम थे, उस समय ये व्यवस्था की गई। और पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन समझते हैं? चलिए एक बार अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में अंतर समझा देता हूँ। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हमें चुनना है
वो विधायक बनेगा, तो हमने डायरेक्ट वोट दिया जाके बूथ पर। मैंने वोट दिया, मेरी उंगली पर स्याही लगा नीले रंग का, और मेरे वोट की काउंटिंग हुई, और उस जो व्यक्ति जीता शायद मैंने उसी को दिया था और वो जीत गया। ये प्रत्यक्ष रूप से मैंने चुना। लेकिन अब यही विधायक जाके क्या करेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देगा। राष्ट्रपति के चुनाव में इसने वोट दिया हमारे बिहाफ पे, कि जिन लोगों ने इस क्षेत्र में इस व्यक्ति को चुना है, वो हम सब के मान लेते हैं 10 लाख पे एक सीट है, तो 10 लाख लोगों के नाम पर एक व्यक्ति ये है, ये जाकर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देगा। अब जब राष्ट्रपति चुने जाएंगे तो कहा जाएगा कि इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीता, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ है। चुनाव जीता ही है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन चुनाव इनका जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने डायरेक्ट वोट नहीं दिया, हमने जिसे चुन के भेजा है वो जाकर वोट दे रहा है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ऐसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को जनता चुनती थी, फिर वो लोग चुनते थे उन व्यक्तियों को जो विधान परिषद में जाएंगे, कानून बनाने जाएंगे। ठीक, और जो मताधिकार था कि ये जो लोग वोट देंगे किस आधार पर देंगे, वो संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर था। कि कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए कि आपके पास कितनी संपत्ति है, कितना टैक्स देते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, उसके आधार पर। आज भी क्या है, हमारे यहाँ सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था है। 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वोट देने के लिए वो है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके पास संपत्ति है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, बस भारत का नागरिक होना चाहिए, तो उसके लिए पात्र होता है। इसके अलावा अगला, पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। अभी हमने देखा था कि मुस्लिम वर्ग के लिए और कुछ लोगों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। उसमें सिख भी जोड़ दिए गए, जो भारत में ईसाई बसे हुए हैं उनको भी शामिल कर लिया गया, जो आंग्ल भारतीय हैं उन्हें भी शामिल कर लिया गया, उनके लिए पृथक निर्वाचन, और जो यूरोपीय बसे हुए हैं उनके लिए भी। यूरोपीय तो ये भी थे, अंग्रेज भी थे, लेकिन उस देश के नहीं हैं, ब्रिटेन के नहीं है, बाकी देशों के भी हैं, यूरोपीय हैं, तो उन्हें भी दिया गया। तो ये व्यवस्था की गई। अच्छा, एक लोक सेवा आयोग गठित किया जाए, इसकी व्यवस्था की गई थी, आगे चल के गठन किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 1919 वाले कानून में लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। राज्यों को स्वयं बजट बनाने का अधिकार दिया गया। ये अलग से क्यों लिखा गया? हमने तो जान ही लिया कि भाई कुछ विषय दे दिए गए हैं, इसलिए क्योंकि बजट बनाना बहुत महत्वपूर्ण काम है। विषय देने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे बजट बनाने का भी अधिकार दिया गया हो। तो ये समझ लीजिए कि ये अलग से लिखने का कारण ये है कि बजट वाला जो सेक्शन है कि सरकार अपने हिसाब से पैसे खर्च कैसे करेगी, मतलब राज्य सरकार, ये शक्ति उन्हें दे दी गई। अपना बजट बनाइए, अपने हिसाब से पैसे खर्च करिए, आपको टैक्स वसूलने के जो अधिकार दिए गए उस हिसाब से टैक्स वसूल के जहाँ मर्जी लगाना लगाइए। तो ये व्यवस्था की गई। हमारे यहाँ अभी भी ऐसा है कि राज्य सरकारें अपना बजट बनाती हैं और केंद्र सरकार अपना बनाती है। अच्छा, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। इतिहास में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जो 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम के कार्यों की जांच करेगा। साइमन कमीशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो साइमन कमीशन आया था, जो हम पढ़ते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे और बहुत सारी घटनाएं हुई इस पर। तो ये कहाँ से आया? इसके लिए 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि एक आयोग बनेगा, वो जांच करेगा कि जो कानून हमने बनाया वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, इसके अनुसार शासन बढ़िया चल रहा है कि नहीं। फिर वो कुछ रिकमेंडेशंस देगा, उस हिसाब से फिर आगे कोई ज़रूरत होगी तो सुधार करेंगे। और 1935 के कानून में उन बातों को शामिल किया गया। जब साइमन कमीशन आया, उसने अपनी रिपोर्ट दी, तो उस पर विचार किया गया, फिर चीज़ें हुई आगे, तो 1935 का कानून बना। अब आइए 1935 के कानून को देखते हैं। इसमें क्या किया गया? सबसे खास बात ये रही कि अभी तक राजा राजवाड़े अलग अपना चला रहे हैं, जिन क्षेत्रों को अंग्रेज़ों ने जीत लिया उनका अपना प्रशासन है, तो ऐसे सब बिखराव था। तो ये कहा गया कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए, कि पूरा भारत एक होगा, संघ होगा, उसके अंदर राज्यों का रहे अपना रहे कोई बात नहीं, लेकिन पूरा देश एक यूनिट हो, ऐसी बात की गई। ये कंसेप्ट लाया गया। ठीक है, इसलिए कुछ लोग तर्क देते हैं ये बात, और काफ़ी हद तक ये ठीक भी है, कि अंग्रेज़ों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत शोषण किया है और अपने फ़ायदे के लिए ही बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने कुछ ऐसा भी किया है जिससे हमारा देश एक हुआ।
जैसे हमारे यहाँ जो जागृति पैदा हुई, लोगों के अंदर एकता की भावना है कि इन्हें भगाओ, वो भी निगेटिव सेंस में ही आई, लेकिन लोगों में आई, जागरूकता आई। और ये जो कानून बनाए कि देश को एक करें, उनका कोई ऐसी उनकी मंशा नहीं थी कि इससे हम देश का भला कर देंगे। वो अपना ही फ़ायदा देख रहे थे कि इससे हमारा कितना लाभ होगा, उस पर अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था कब की गई, ये पूछा जाता है 1935। और 3 सूचियाँ बना दी गई। अभी हम सूचियों की बात कर रहे थे, 2 सूचियाँ थी ना, अब 3 सूचियाँ हो गई। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देख रहे हैं, अभी हम आज़ाद नहीं हुए, 1935 में है और ये चीज़ें हो रही हैं। मेंस में यूपीएससी ने पूछा था, और मेरे ख्याल से 2 बार पूछा है, लेकिन एक वाला अच्छे से ध्यान आ रहा है कि हमने 1935 के आधार पर ही अपना संविधान बनाया था। एग्जैक्ट ऐसे शब्द नहीं है, थोड़ा सा अपने स्टाइल में यूपीएससी ने पूछा, लेकिन कहने का मतलब यही था कि यूपीएससी ये जानना चाहती है कि 1935 के अधिनियम से हमने अपने संविधान में क्या क्या लिया है। खास तौर से ज़्यादातर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सब हमने यहीं से लिया है, लगभग 80% के आसपास। ठीक है, तो ये व्यवस्था की गई। ये विशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई। जो टॉपिक्स इन सूचियों में शामिल नहीं किए गए हैं, उनके लिए कानून बनाने का, उन पर निर्णय लेने का अधिकार जो है वो वायसराय को दिया गया। यूपीएससी ने पूछा था 2018 में, सीधा सीधा पूछा इस पे कि किसको दिया गया था ये अधिकार। अगर आपको याद होता तो आप सही कर लेते, पता नहीं उस समय आपने दिया कि नहीं, लेकिन अब अगला एग्ज़ाम आपके सामने है तो इन चीज़ों को याद रख लीजिए। आगे, प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। इसका क्या मतलब? राज्यों में उत्तरदायी सरकार बनाया गया, गवर्नरों को मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक कर दिया गया। एक तो मैंने बताया नहीं, जो मैं कह रहा हूँ इसका क्या मतलब, उसको समझ भी लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि ये केंद्र का है, ये राज्यों का है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं। तो अभी तक राज्यों को 2 भागों में बांटा गया था, मतलब राज्यों को जो टॉपिक्स दिए गए वो 2 तरह के हैं। अब सेम यही व्यवस्था यहाँ कर दिया गया, यहाँ समाप्त करके यहाँ कर दिया गया कि कुछ विषयों पर उसी हिसाब से लागू होगी चीज़ें, जहाँ उत्तरदायी तो होगा, कुछ पे नहीं होगा। ठीक है, वायसराय के कंट्रोल में चीज़ें होंगी। तो केंद्र में अब द्वैध शासन लागू कर दिया गया। राज्यों में उत्तरदायी सरकार बनाई गई कि गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर काम करना ज़रूरी बना दिया गया कि अब गवर्नर अपने हिसाब से नहीं काम करेंगे, मंत्री सलाह देंगे तभी वो उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, ये पूछा जाता है, यही बचा रह गया था, दलित, महिला, मजदूर वर्ग, इनके लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसका काफ़ी विरोध हुआ था। और मताधिकार का विस्तार किया गया। अब कितना विस्तार किया गया? बहुत करके फिर 10% किया गया। पूरे देश की 10% आबादी वोट दे सकती थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की व्यवस्था की गई इसके तहत। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। संघ, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया गया। ये भी खूब पूछा जाता है, ये वाला पीसीएस वगैरह में भी पूछा जाता है, यूपीएससी भी पूछती है, तो ध्यान रखिएगा। लोक सेवा आयोग बनाए गए तीनों तरह के, जैसे संघ एक, जैसे यूपीएससी है उस टाइप का, राज्यों के लिए भी है, और संयुक्त लोक सेवा आयोग, ताकि 2 राज्यों के लिए अगर कोई ऐसा पद है जिस पे परीक्षा करानी है तो संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा। ओके, 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब आप बताइए, वो याद है शुरू का कि सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया था? एक वो था, वो बंगाल में था। ठीक है, कलकत्ता में। ये 1937 में जो आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है, आप कह सकते हैं यही से निकला है। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे संविधान की जो जड़ है वो क्या है, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे चीज़ें विकसित हुई। अब आगे आते हैं और संविधान में हम झांकते हैं, देखते हैं कि प्रस्तावना क्या कहती है। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो थोड़ा फिर पीछे जाएंगे एक स्टेप। वो टॉपिक क्या है अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन आए थे, पिछले साल भी आए। तो वैसे अगर मैं रिपीट करने लगूँ ना, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, रिपीट करने लगूँ तो आप कहेंगे क्या सर कितनी बार कहेंगे, यहाँ से पूछा गया, वहाँ से पूछा गया। इसीलिए मैं सीधे सबूत दिखाता हूँ। बस इतना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पिछले साल 2023 का मैंने दिखाया था तो बहुत सारे दोस्तों को यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि नोट में बदलाव किया गया होगा, कुछ अपने मन से बाद में लिख दिए हैं, इतने सवाल कैसे लड़ सकते हैं, झूठ बोल रहे हैं। फिर मैं सतर्क हो गया। मैंने इसीलिए 2024 का सबूत दिखाने से पहले आपको सब कुछ बता दिया कि यहाँ चीज़ें हैं, आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं सबूत दिखाता हूँ, ताकि आपको ये न लगे कि बाद में कुछ बदलाव किया गया।
तो 2025 में जब मैं सबूत दिखाऊंगा तो अभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि खूब ध्यान से देख लीजिए। बाद में ये मत कहिएगा कि नहीं नहीं ये तो था ही नहीं नोट में। तो अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मेरा काम है आपको अच्छे से पढ़ाना, वो टॉपिक्स पढ़ाना जहाँ से प्रश्न आते हैं, और मज़ा लेना सबूत दिखा के। क्योंकि असली उपलब्धि तब महसूस होती है जब मैंने पढ़ाया और वहाँ से क्वेश्चंस आ गए, वरना तो सिर्फ बातें हैं। बातें करने से कुछ नहीं होता, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने चाहिए। चलिए, बाकी आपके पास नोट है तो अच्छी बात यह है कि आप जल्दी जल्दी इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेंगे। सारी तो दी जा चुकी है एडवांस में, जो थोड़ी सी बची कुची हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो जाकर नोट ले लीजिए, बताया तो है मैंने। फ़िलहाल प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना समझना ज़रूरी है। आपको लगता है छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके हर एंगल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी। और बड़े सीधे सीधे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझदारी की डिमांड करते हैं। तो हम सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना क्या है भाई? भाई एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें पता चलता है कि, जैसे मान लीजिए कोई किताब है, तो उसकी प्रस्तावना बताती है कि यह किताब किस दिशा में लिखी गई है, इसका दर्शन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ये सारी चीज़ हमें पता चलती है। एक संविधान में यह इसके निर्माताओं के इरादे बताता है, निर्माण के पीछे का इतिहास बताता है, राष्ट्र के मूल मूल्यों को बताता है, सिद्धांतों को बताता है। तो पूछ लिया जाए एक कथन बना के कि प्रस्तावना के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सही है कौन गलत है, और दोनों यही दे दें, तो आप पढ़े रहेंगे तो समझ जाएंगे। इसके बाद प्रस्तावना मूल रूप से किन चीज़ों के बारे में विचार देती है भाई? प्रस्तावना बताती है कि संविधान का स्रोत कहाँ है, क्या है, कहाँ से संविधान प्रकट हो रहा है, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी होगी, ये प्रस्तावना बताती है, इसके उद्देश्य क्या क्या होंगे, हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, ये प्रस्तावना बताती है, और किस दिन हम इसे अपना रहे हैं। आपने देखा होगा प्रस्तावना में, एनसीईआरटी में तो हर जगह लिखा रहता है, पॉलिटी की हर जगह मतलब शुरू में ही, ठीक है। पॉलिटी में पहले ही पेज पे होगा, नहीं तो फिर जो चैप्टर है वहाँ पे होगा, तो उसमें लास्ट में तिथि लिखी है कि इस तिथि को हम इसे अपना रहे हैं। तो प्रस्तावना में ये लिखा होता है। कभी कभी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना किन चीज़ों के बारे में विचार देती है, और ये 4 दे दिए गए, 4 में से 3 दे दिए गए, या एक कोई गलत दे दिया गया, तो इसलिए भी ये ध्यान रखना ज़रूरी है। अब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, उसमें प्रस्तुत किया था, और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया। तो ये पूछा जाता है 2 बातें। पहला तो ये सीधा सीधा पूछा गया कि प्रस्तावना किस पर आधारित है। पहला क्वेश्चन किस पर आधारित है, तो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर। दूसरा, इसे कब अपनाया गया, ठीक है, संविधान सभा द्वारा इसे कब अपनाया गया, तो ये पीसीएस में पूछा जाता है बेसिकली। तो ये ध्यान रखिए। हालांकि अब मैं ये कहने से संकोच करता हूँ कि सिर्फ पीसीएस में पूछा जाता है। पिछले 2-3 सालों से यूपीएससी एक से एक ऐसे ऐसे तथ्य पूछ रही है जो हमें लगता था सिर्फ पीसीएस वाले ही पूछते हैं। तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसे हल्के मत लीजिए। हालांकि ये सीरीज़ पूरी यूपीएससी के बारे में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं कह रहा हूँ कि ये पीसीएस में पूछा जाता है और आप कहते हैं कि मैं तो यूपीएससी वाला हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इसकी, तो ज़रूरत है। यूपीएससी का मोड चेंज हुआ है। आपके दिमाग में जो भ्रम डाला गया है कि सिर्फ कंसेप्ट समझ लो काम चल जाएगा, इसी की वजह से आप फेल हो सकते हैं, लोग हो रहा है। तो जो ज़रूरी तथ्य हैं याद होने चाहिए। खैर, हालांकि अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, ये पूछा जाता है। एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वाद योग्य नहीं है। तो ये लाइन मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर समझाता हूँ। अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को बताती है, और जब भाषा अस्पष्ट पाई जाती है तो लेखों की व्याख्या के दौरान सहायता के रूप में काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा भी गया है। यूपीएससी ने जब पूछा है तो ये चीज़ें अलग अलग एंगल से कथन बना के डाला है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रस्तावना में कोई शब्द है और आपको दिखता है कि इस शब्द के अनुसार सरकार ने काम नहीं किया, तो हम इस आधार पर सरकार को कैटेगरी में खड़ा कर दें कि सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया है, कार्रवाई की जाए, सरकार को सज़ा दिया जाए, या जो भी जुर्माना लगाना हो जो भी किया जाए, डांटा जाए। तो इसके आधार पे हम नहीं जा सकते, अदालत में इन चीज़ों को लागू करवाने के लिए नहीं जाते। ऐसे ही डीपीएसपी के बारे में है, मूल कर्तव्यों के बारे में। तो मूल कर्तव्य तो खैर नागरिकों के लिए, हमारे लिए हैं। डीपीएसपी में भी ऐसी बात की गई है कि ये ठीक है, सरकार को हमने निर्देश दिया है कि इस पर काम करना चाहिए, लेकिन आप दौड़े दौड़े चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि इसे लागू करवाइए, अभी करवाइए। तो अदालत कहेगी कि थोड़ा सा सब्र करिए, समय आएगा तो सरकार करेगी। वैसे ये है कि ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि और कई सारे फैसले ऐसे हुए हैं कि मामला कोई चल रहा है कोर्ट में और बात समझ में नहीं आ रही है, तो किस डायरेक्शन में हम जाएं कि ये बात समझ में आए, किस किस पक्ष में हम फैसला दें, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रस्तावना में एक बार देख लें कि हम जाना कहाँ चाहते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जाना था, आपको पूरब दिशा में जाना था, अब आप जाके कहीं भटक गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक तो ये है कि अब दोबारा पूरा एक एक करके रास्ता छाने, इधर उधर घूमें, और दूसरा ये है कि आप फिर से दिशा चेक कर लें किसी भी यंत्र से कि हम सही दिशा में हैं ना। अगर हम पूरब दिशा में ही हैं, थोड़े से दाएं बाएं हो गए हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही दिशा जब पता चल जाती है तो हम सही फैसले तक पहुंच जाते हैं कि संविधान निर्माता चाहते क्या थे, हमारे देश को कैसा बनाना चाहते थे, उसमें ये सहायता करती है। ये बेसिक कंसेप्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना के घटक कौन से हैं। मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, जो काम की चीज़ है मैं बता दूंगा। प्रस्तावना से संकेत मिलता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के पास है। हमसे संविधान बना है, असली पावर हमारे पास है, देश की जनता में है। ये बात इसलिए हम कहते हैं हम भारत के लोग, हम भारत की सरकार, हम भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं लिखा उसमें, हम भारत के लोग मिलकर संविधान बना रहे हैं अपने लिए। तो स्रोत क्या है, असली शक्ति किसके पास है, भारत की जनता के पास है। अच्छा, प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। 2021 के प्री में इन्हीं चीज़ों को लेकर के, थोड़ा और आगे भी पढ़ेंगे, इसको लेकर 2 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे प्रस्तावना से ही, इन शब्दों को लेकर के। एक संशोधन वाला पूछ लिया गया था और एक क्रम वाला पूछ लिया गया था। और हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ से आसमान से क्वेश्चंस आते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हें हम छोड़ते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है, हालांकि आगे थोड़ा विस्तार में है, अभी समझते हैं। प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता ये सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, राष्ट्र की एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा देते हैं। तो ये उद्देश्य है। प्रस्तावना में तारीख का उल्लेख है, जब अपनाया गया था इसे 26 नवंबर 1949। उस समय हमने इसे अपनाया था। कई बार ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। लागू कब हुआ था, आप जानते हैं, 26 जनवरी को 1950 को, लेकिन अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसके बारे में आगे अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि उस दिन हमने मान लिया कि हमारे देश का संविधान ये है, हम अंगीकार कर लेते हैं, औपचारिक रूप से अपनाएंगे। तो कुछ प्रावधान हमने उसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही देश में लागू कर दिए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ शब्दों की। हम भारत के लोग, है ना, यह भारत के लोगों की अंतिम संप्रभुता को इंगित करता है। संप्रभुता का अर्थ है राज्य का स्वतंत्र अधिकार। हमें कोई और देश नहीं कह सकता कि अपना ऐसे शासन चलाओ। ठीक है, जो किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है, वही जो है संप्रभु है। ठीक, संप्रभु शब्द का अर्थ है भारत का अपना स्वतंत्र अधिकार है और यह किसी बाहरी ताकत के प्रभाव में नहीं है। देश में विधायिका के पास ऐसे कानून बनाने की शक्ति है जो कुछ सीमाओं के अधीन है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई दूसरा देश हमें नहीं बताएगा। समाजवादी शब्द है हमारे संविधान में, उसमें उद्देशिका में, प्रस्तावना में। समाजवादी की उपलब्धि लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाप्त होती है। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ मौजूद हैं। तो हमारे यहाँ जो समाजवाद है, वो उस तरह का समाजवाद नहीं है जैसे रूस में, चीन में अपनाया गया कि बहुत कठोरता से समानता को लागू कर दिया जाए, सबको एक बराबर कर दिया जाए। संसाधनों के मामलों की बात हो रही है। समाजवाद का मतलब ही होता है कि देश का जो संसाधन है, पानी, जंगल और खनिज, हर चीज़, पैसा, इन सब पे सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए। ये एब्सोल्यूट समाजवाद है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कुछ एक होता है पूंजीवाद, वहाँ पे समाजवाद वाले लक्षण नहीं होते। वहाँ खुली अर्थव्यवस्था है, जो जितना आगे बढ़ सकता है बढ़ जाए, जो गरीब है वो अपना देख लेगा। ठीक है, वो बाजार के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, तो वो होता है पूंजीवाद। लेकिन हमने बीच का रास्ता अपनाया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कुछ समाजवादी लक्षण भी हैं, कुछ पूंजीवादी लक्षण भी हैं, लेकिन हमारा जो आदर्श है वो समाजवाद है कि भाई समानता रहे देश में, सब लोग। कोई ऐसा ना हो कि अभी जैसा हो गया है, प्रैक्टिकली हमारे देश में समाजवाद नहीं है कि कुछ लोगों के पास, 5-10% लोगों के पास देश की 90%
देश का संसाधन है, पैसा है, और बाकी लोग जो है ऐसे ही जी रहे हैं गरीबी में और ढेर सारी समस्याओं का सामना करते हुए। तो फिलहाल ये हमारा आदर्श है। अच्छा, इसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। तो ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। धर्मनिरपेक्ष, कहीं कहीं पर पंथ निरपेक्ष लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप। इस शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और समर्थन मिलेगा। सरकार किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं झुकेगी। अब आप कहेंगे कि ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है सर। हाँ, ये होता है, ये हमारा आदर्श है, लेकिन राजनीति एक अलग प्लेटफॉर्म पे दौड़ती है। जैसे अलग अलग समय पे अपने देश में आप देखेंगे कि कोई सरकार है, उसकी विचारधारा किसी एक खास धर्म के प्रति है, तो उधर झुका हुआ माहौल है, बाकी दूसरे पक्ष के खिलाफ है। ये राजनीतिक खेल खूब चलता रहता है, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आदमी को जागरूक रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को बुद्धि देनी चाहिए कि देखो, अगर आप बेवकूफ़ बनेंगे, अगर आप धर्म के आधार पर अपनी पहचान मजबूत करेंगे, तो जो राजनेता हैं वो उसी के हिसाब से आपका शोषण करेंगे, काम निकलने के बाद आपको पूछेंगे भी नहीं। तो आप जागरूक बनिए, अपने अधिकारों की बातें करिए, देश के कल्याण की बातें करिए। चाहे किसी भी विचारधारा की सरकार हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें चुनना है अपने देश के, अपने आसपास के माहौल के, इन सारी चीज़ों की बेहतरी के लिए। ठीक है, तो फिलहाल ये थोड़ा सा 1 मिनट का लेक्चर हो गया और आगे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में इसे भी शामिल किया गया था। इसके बाद लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का मतलब तो समझाने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग परिभाषाएं हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या है, भारत के संविधान में संविधान का एक स्थापित रूप है जो चुनाव में व्यक्त लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। एनसीईआरटी में तो बाकायदा पूरा एक किताब है 9th या 10th की, जिसमें पूरा लोकतंत्र को समझाया गया है। लोकतांत्रिक का मतलब सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि हम देश की जनता ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो हमारे लिए काम करें, हमारे अनुसार काम करें, और जब हमें महसूस हो कि ये ठीक नहीं, हम बदल सकें। इसमें यह भी ध्यान रखा जाए कि जो बहुमत में है, जो लोग बहुमत में हैं, वो इतने मजबूत ना हो जाएं कि वो अपने हिसाब से सरकार को चुनने में सक्षम है तो चुन लिया, और बाकी जो अल्पसंख्यक हैं, जो कमज़ोर हैं, उन्हें दबाया जा रहा है। तो सबको साथ में लेकर चलना भी लोकतंत्र का ही एक पक्ष है, ज़रूरी पक्ष है। गणतंत्र शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। जब लोकतंत्र हमने कह दिया तो गणतंत्र कहने की क्या ज़रूरत है, आपके दिमाग में कभी आना चाहिए। मेरे दिमाग में आया था बहुत पहले कि लोकतंत्र में ही समझ में आ गया कि भाई हम अपने लोगों को चुन रहे हैं, अपने हिसाब से व्यवस्थाएं बना रहे हैं, तो गणतंत्र कहने की क्या ज़रूरत है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो राज्य का मुखिया है, जो देश का, वो लोगों द्वारा चुना जाएगा। कहीं कहीं पर राजतंत्र है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर भले ही सरकारें जो चल रही हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चल रही हैं, कानून बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन देश का जो प्रथम नागरिक कहा जाएगा, जिसके नाम पर, जैसे मान लीजिए जो उसका प्रतिनिधित्व करेगा अपने देश का, वो जो पद है वो राजा के हाथ में है, वो राजा उस पर बैठा हुआ है, तो उसे हम राजतंत्र कहते हैं। जैसे आज भी ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र है। लोकतंत्र वो भी है, लेकिन गणतंत्र नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिए। वहाँ पे राजा हैं अभी भी, ठीक। तो गणतंत्र का मतलब है कि देश का मुखिया, जिसे हम अपने यहाँ राष्ट्रपति कहते हैं, वो लोगों द्वारा चुना जाएगा। भारत में भारत का राष्ट्रपति मतलब निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद उद्देश्य की बात करें कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान सर्वोच्च कानून है और यह समाज में अखंडता बनाए रखने और एक महान राष्ट्र के निर्माण के लिए नागरिकों के बीच एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में सद्भाव को बढ़ावा देना है। ये कुछ बेसिक बातें हैं। इसमें सहायक कारक कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। बाकी आप जानते हैं, इसमें आप नोट लेके पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। जो समझाने वाली बातें मैं अक्सर ज़्यादा टाइम लेके समझाता हूँ। हर तरह से न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले सबको, उसके हक का संसाधन, अवसर, सारी चीज़ें मिले। तो न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय की। पहले इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसका मतलब यह है कि संविधान जाति, पंथ, धर्म, लिंग, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जब भेदभाव नहीं होगा, हम कहेंगे कि भाई सामाजिक न्याय मिल रहा है। अगर
लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहे हैं, धर्म के आधार पर हिंसा हो रही है, भेदभाव हो रहा है, जाति के आधार पर हो रहा है, तो हम कैसे कहेंगे कि सामाजिक न्याय है? तो ये जब नहीं होगा, भेदभाव नहीं होंगे, तो सामाजिक न्याय होगा। आर्थिक न्याय का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये हुआ कि लोगों द्वारा उनके धन आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई करोड़पति है तो उसको देख के ही पसर गए उसके सामने कि अरे आप तो राजा साहब हैं, ये है। भाई हर आदमी की एक अपनी हैसियत है, और लोकतंत्र में ख़ास तौर से पॉलिटिकल एंगल से हर व्यक्ति बराबर है। पैसे कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल एंगल में सामाजिक स्तर पे हम सब एक जैसे बराबर होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि आर्थिक। अब ये नहीं किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो सरकार भी उसकी दीवानी हुई पड़ी है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है उसी के इशारों पर। अब आप मुस्कुरा रहे होंगे कि सर ठीक है, वो तो यही रहा है। हाँ, क्या कर सकते हैं, कुछ कमियां हैं। अब जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी तब शायद चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन जो आदर्श रूप में आर्थिक न्याय है वो यही है कि किसी के आर्थिक स्थिति के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। बाकी लोगों को भाई जीवन यापन के लिए, रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए कमाने के, तो ये भी आर्थिक न्याय का हिस्सा है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके अलावा राजनीतिक न्याय क्या है भाई? सबको वोट देने का अधिकार है, राजनीतिक अवसरों में सबको भाग लेने का अधिकार है। मुझे चुनाव लड़ना है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, तब मैं कहूँगा कि मुझे राजनीतिक न्याय मिला है। मुझे वोट देने जाना है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये नहीं कह सकता कि आप पुरुष हैं तो नहीं जाएंगे, आप महिला हैं तो नहीं जाएंगे, आप बूढ़े हो गए तो नहीं जाएंगे। भाई जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि देश का नागरिक होना चाहिए और इतनी उम्र पार कर ले तो आदमी वोट दे सकता है, राजनीति में भाग ले सकता है, उसके बाद हर व्यक्ति समान है, तब हम कहेंगे राजनीतिक न्याय मिला हुआ है। ठीक। इसी तरह से समानता की भी बात की गई, आप जानते हैं। समानता, लिबर्टी शब्द जो है, इसका अर्थ है लोगों को अपने जीवन का तरीका चुनने, समाज में राजनीतिक विचार रखने, व्यवहार करने, इन सब की आज़ादी होगी। ठीक है, कि आप अपने तरीके से जी सकें, समाज में अपने हिसाब से राजनीतिक विचार रख सकें। अभी क्या है हमारे देश में, अगर आप पॉलिटिक्स पे कोई बात करें तो कभी लोग कहेंगे कि ये फला पार्टी की तरफ से बोल रहा है, कभी कहेंगे कि उस पार्टी की तरफ से बोल रहा है, कभी सरकार के पक्ष में, कभी विपक्ष में। भाई बिना पक्ष विपक्ष में हुए भी हम अपने विचार रख सकते हैं, हमारा अधिकार है। लेकिन ठीक है, कहने का मतलब यही है कि ये हमारी आज़ादी है, हम अपने विचार रख सकते हैं, अपने तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिबर्टी कहेंगे। बंधुत्व होना चाहिए, सब भाईचारा हो, प्यार से रहें, तो ये बात इसमें कही गई है। प्रस्तावना की स्थिति के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं, और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं तो ध्यान से समझिएगा। चर्चा होती रहती है कि संविधान का हिस्सा है कि नहीं, या संविधान से बाहर मान लें इसको, तो कई बार ऐसी चर्चाएं हुई हैं। एक मामला आया था कोर्ट में, बेरुबारी मामला, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जो बेरुबारी संघ से संबंधित भारत पाकिस्तान समझौते के कार्यान्वयन पर था, और उन परिक्षेत्रों का आदान प्रदान करने के लिए था जिन पर विचार करने के लिए 8 सदस्यों वाली पीठ का निर्णय लिया गया था। अब क्या हुआ कि इस मामले में कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि वो लिखने वालों के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन इसे हम संविधान का हिस्सा नहीं कह सकते। कब कहा गया? बेरुबारी मामले में। बाद में आप जानते हैं केशवानंद भारती मामला आया, 13 जजों की बेंच बैठी थी, बहुत सारे इसमें जो फैसले दिए गए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी कहा गया कि ये संविधान का भाग है। ठीक है, तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि प्रस्तावना जो है संविधान के प्रारंभिक भाग का हिस्सा है। भाई वो उसी का हिस्सा है। फाड़ के फेंक दीजिए, किताब है उसके पहले पेज को फाड़ के फेंक दीजिए, तो हम क्या ऐसा कहेंगे कि किताब कंप्लीट है, इसमें कुछ गायब ही नहीं हुआ है? प्रस्तावना, उसमें कुछ तो लिखा था, कुछ तो है जो किताब का ही हिस्सा था। वैसे ही प्रस्तावना अगर हम फाड़ के फेंक दें संविधान से, तो वो चीज़ गायब हो जाएगी जिससे हमें पता चल रहा था कि किताब में है क्या, किधर हम जाना चाहते हैं। सिर्फ चैप्टर्स बचेंगे, खंड बचेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेसिक समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इससे भी समझ सकते हैं कि वही किताब का हिस्सा है। बाकी जो तर्क दिए गए, जो दर्शन दिए गए, जो बातें बताई गई केशवानंद भारती मामले में, बहुत ज़्यादा तार्किक थी, बहुत अच्छे से समझाया गया कि देखो कि संविधान का भाग है। लेकिन हमने पहले भी पढ़ा है, संविधान का भाग होना अलग चीज़ है और उसको लेके
दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट चले जाना कि इसमें बात लिखी गई है तो लागू कराइए, ये अलग चीज़ है। तो उसमें थोड़ा सा अंतर है। 1995 में केंद्र सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में न्याय की अदालत में सीधे लागू करने योग्य नहीं है। वही बात जो मैं कह रहा हूँ। अब इसमें संशोधन किया गया। कितनी बार किया गया है आज तक? एक बार किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये कथन पूछा गया है और क्या किया गया है वो भी पूछा गया है, मैंने अभी याद भी दिलाया था। तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 केशवानंद भारती मामले के निर्णय के बाद यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक, संविधान के भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत ये पूछा जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में आपने पेपर देखा होगा, इस अनुच्छेद को लेकर प्रश्न बनाए गए हैं। इसके तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे, प्रस्तावना में संशोधन करके कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जो असली उद्देश्य था वही बदल जाए, कुछ और ही हम करने लगे। ऐसे ही मूल अधिकारों और संविधान में संशोधन पे भी आता है कि भाई मूल जो संसद है, संसद कुछ भी बदल सकती है, संविधान के किसी भी कोने में जाकर संशोधन कर सकती है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि वो संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो संविधान के उद्देश्यों को ही डाइवर्ट कर दे, कहीं और दिशा दे दे, तो वो संशोधन अमान्य हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा। ऐसा बहुत बार हुआ भी है। ठीक है, और मज़ेदार बात यह है, ये पूछा जाता है कि ये कौन तय करेगा कि कौन मूल उद्देश्य के मूल संरचना के तहत है। उस एक शब्द है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन तय करेगा? इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट। सरकार नहीं तय करती और उसने कोई नियम नहीं बनाया। वो कहता है कि हम बाद जब मामला आएगा उसी समय हम बताएंगे कि यह है कि नहीं। तो एक तरह से ठीक है, पहले से हम कितना गेस कर सकते हैं कि कौन कौन से मामले इसके तहत आ सकते हैं, तो अपनी जगह ठीक है। अच्छा, अभी तक 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच में जोड़ा गया, ये कहने की ज़रूरत नहीं, आप जान जाएंगे कहाँ कहाँ पर रखा गया। तो हाँ, राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया, इसमें इतना जोड़ दिया गया। राष्ट्र की एकता तो थी ही, एकता और अखंडता कर दिया गया, तो ये अलग कथन बनाया जा सकता है। अब मैंने कहा था आपसे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक कदम हम पीछे जाएंगे। उसका बहाना क्या होगा? हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस पे क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, और इसमें जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं उसके तहत कई क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं। और पीछे जाने वाली जहाँ तक बात है, अभी हम देखें कि संविधान जब बन रहा था तब के कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल ये डेट आपको याद होनी चाहिए। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन 1949 को भारत के संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया था। ये भी हमने ऊपर पढ़ा था ना। बाकी 26 जनवरी को औपचारिक रूप से लागू किया गया हमारे देश में। 19 नवंबर 2015 को ये घोषित किया गया कि हम संविधान दिवस मनाएंगे। तो ये कंफ्यूज कर सकता है। हो सकता है कि आपको लगे अरे संविधान लागू हुए इतने साल हो गए तो 15 में कैसे, पहले से ही किया जाता होगा। तो ऐसा नहीं है। 2015 को जो मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसने 26 नवंबर को संविधान सभा के रूप में मनाने के लिए निर्णय लिया और तब से हम मनाते हैं। अब देखिए, संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो उसमें कौन कौन से तथ्य पूछे जाते हैं। 1934 में MN राय ने पहली बार संविधान सभा का विचार रखा था, ये पूछा जाता है। ध्यान रखिए, याद कर लीजिए। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसने संविधान लिखा, ये ध्यान रखिए। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया और भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया था। और इनमें से जो 8 प्रमुख समितियां थीं उन्हें ज़रा समझ लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे तो पहले प्रारूप समिति, मसौदा समिति जिसको कहते हैं। अध्यक्ष कौन थे?
भीमराव अंबेडकर। इधर जो नाम दिए गए हैं सारे, समझिए ये अध्यक्षों के नाम है। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। और ये जो समितियां थीं मौलिक अधिकारों, मतलब एक ही है, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति थी वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति जो थी उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्य समिति, राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए समिति बनाई गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू जो है उसके सदस्य थे। और संचालन समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, झंडा समिति के सदस्य अध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट करके बताइए, मेरे ख्याल से आपको पता है। और जब मैंने पूछा, किस समय पूछा, उससे भी आप हिंट ले सकते हैं। कुछ तथ्य देख लेते हैं संविधान के बारे में। दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है, एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय प्रणाली है, सरकार का संसदीय स्वरूप है। इन सब के बारे में हम मेंस में बातें करते हैं और नोट्स भी दी गई हैं आपको। संविधान निर्माण में इतने दिन लगे, अब नहीं पूछा जाता, लेकिन पहले खूब पूछा जाता था, हमें खूब रटाया जाता था ये। मतलब बचपन में भी जीके के नाम पे जब पढ़ते थे तो ये याद करते थे। खैर, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं थीं, वे हाथों से लिखी गई थीं। अब उन्हें संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत की संरचना की अनूठी प्रतियां लिखी थी संविधान की, तो इनका नाम याद रखिएगा। मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अभी हम पढ़ रहे थे ना, वहीं से ज़्यादातर चीज़ें ली गई हैं, मैंने बताया भी था। भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया है। अब कौन कौन से हैं, एक अलग चैप्टर है, वहाँ से हम पढ़ेंगे। फिलहाल आज इतना ही है। इस लाइन को मैं पढ़ देता हूँ। एडवांस में सारी नोट आपको दी गई है। इसमें ख़ास बात यह है कि 2024 के लिए जो करंट हम पढ़ रहे थे उसको भी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अब यूपीएससी का ट्रेंड ऐसा हो गया है कि 2 साल 3 साल पहले जो क्वेश्चन करंट में थे, जो टॉपिक्स, वहाँ से भी पूछ ले रही है, तो वो भी एडवांस में दे दिया गया है। बाकी स्टैटिक के सारे टॉपिक्स दिए जा चुके हैं। बस कमी ये है कि आपके पास अगर नहीं है तो आप पिछड़ रहे हैं। मैं तो सबूत दिखाऊंगा, लगातार कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिए, तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी। जल्दी से नोट ले लीजिए, और जितनी जल्दी आप तैयार कर लेंगे उतना आप बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी नोट है, बार बार आप रिवाइज़ करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। संक्षिप्त में है, जल्दी से रिवाइज़ करके इस लेवल पे आ जाइए कि आप अपने आप से कह पाएँ कि बस मेरा तैयार है, बस एग्ज़ाम आ जाए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी, तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।